इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ एक बार फिर पीएम मोदी निकल पड़े हैं देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने। अगले 5 साल मोदी सरकार के लिए कैसे रहेंगे? किन चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना? सुनिए श्री संत बेत्रा अशोका जी की जुबानी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हमारा अगला एपिसोड नीम करौरी बाबा के कैची धाम से होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा के कैची धाम में। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो इसी कैची धाम से संत बेत्रा जी ने जो भविष्यवाणी की थी, चाहे वो बीजेपी के 299 प्लस सीटों को लेकर हो, या फिर उनकी जीत को, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा की हार को लेकर हो कि किस तरह से उन्हें शिकस्त खानी पड़ी, और अमेठी के गढ़ में श्रीमती रानी का कमल खिलाना हो, जो कि लोकसभा नतीजों में 100% सटीक बैठी है। और एक बार फिर आइए संत बेत्रा जी से जानते हैं, जो कि सत्ता में बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी काबिज हो चुकी है, और ऐसे में आने वाले 5 साल पीएम मोदी के लिए कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं नीम करौरी बाबा के कैची धाम से संत बेत्रा जी से। सर। हाँ जी, नमस्कार। सर, यहाँ से आपकी सारी भविष्यवाणी 100% सटीक बैठी। अब हर कोई जानना चाहता है नीम करौरी बाबा के कैची धाम से कि आने वाले 5 साल खासकर मोदी सरकार के लिए और देश के लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे नीम करौली वाले बाबा जी का शक्तिपुंज है। जब हम यहाँ आके बैठे तो जो नंबर उन्होंने दिए वो नंबर अक्षरता सत्य सिद्ध हुए। उसके बाद आपका नवजोत सिद्धू पे जो भविष्यवाणी की थी वो भी अक्षरता सिद्ध हुई। आपके शत्रुघ्न सिन्हा, अमेठी, बंगाल, जो भी भविष्यवाणी यहाँ से बाबा की कृपा से सब सत्य सिद्ध हुई हैं। तो हम यहाँ पर उनको जो है अपना शीश नवाने आए हैं। क्या लगता है सब आने वाले 5 सालों में, या फिर यूँ कहूँ कि आपको कौन कौन से वो कदम हैं जो मोदी सरकार को इस बार उठाने चाहिए? क्योंकि अब तो लोकसभा में उनके पास बहुमत है और 2020 तक माना जा रहा है कि राज्यसभा में भी उनके पास बहुमत हो जाएगा ताकि कोई बिल ना अटके। देखिए, बहुमत तो अब इनका जून में आपका राज्यसभा में भी हो जाएगा, लोकसभा में इनका है ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, देश में 2/3 स्टेट्स में बीजेपी का राज है। 2/3 से ज़्यादा स्टेट्स में बीजेपी का राज आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो उनको कहीं पे भी किसी भी विधेयक को लाने में और उसको पास कराने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए, क्योंकि हमारी जो मोदी जी से जो आपका जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में जो किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। देखिए, गरीबों के लिए हर एक आदमी आता था, कहता था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं हुआ। आज गरीबों के लिए आप गांव में जाके देखिएगा, घर घर में आपकी बत्ती पहुंच गई है, हर गांव में जो है आपकी सड़कें पहुंच गई हैं, और हर घर को चूल्हा गैस का, जो माताएं उसे क्या बोलते हैं, धुएं में काम करती थी, अब उन लोगों को गैस के चूल्हे उपलब्ध। और सबसे बड़ी चीज़, गांव में शौचालयों की व्यवस्था। तो ये चीज़ें जो ये एक इंडिकेशन है कि ये व्यक्ति जो है देश के लिए, देश हित और राष्ट्रहित के लिए सब करेगा। और उसका इंडिकेशन उन्होंने जीत का बिगुल बजते ही दे दिया। उन्होंने अपने जितने विधायक जीत के आए थे उनको जो एड्रेस किया है, तो उसमें अब उन्होंने जो नई चीज़ बोली है, विकास, सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और विश्वास में उनको जीतना है, यूथ का विश्वास।
यूथ को सर्विसेज मिलनी चाहिए, यूथ को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका जो मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट्स विदेश में जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें यहाँ का यूथ जो मेहनत करता है उसको बाहर ना जाना पड़े। नंबर 2, आरक्षण नीति जो है उस पर उनको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा और बड़े सिस्टमेटिक वे में उनको जो है पहले उनको एजुकेट करना पड़ेगा और फिर आरक्षण को जो है आपका जो है इनकम के हिसाब से जो है उसको अगर लागू करेंगे तो निम्न वर्ग जो है, जो बैकवर्ड क्लास है, आरक्षित क्लास है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। वो हम उनसे उम्मीद करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ 56 इंच का सीना तो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही आंख दिखाई या पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान की दुर्दशा की है, इससे पाकिस्तान तो सहमा हुआ है और ये हम उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा वो चतुरता वाला भाव उसने चाहे छदम उसमें वो कर रहा है, लेकिन एक बार तो उसको ये महसूस हो गया कि अब देश में जो है मोदी जी के होते हुए वो कहीं गलत सोच नहीं सकता, अगर सोचा तो नक्शे से बाहर होगा। सर, क्या लगता है आपको कि किन चुनौतियों का सामना इन 5 सालों में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहला जो सामना है, देखिए यूथ को आपका जो विपक्ष है या असामाजिक तत्व हैं, देखिए विपक्ष तो पॉजिटिव वे में ले जाएगा, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो आपके आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, वो यूथ को टैप ना कर पाएँ, तो उसके लिए यूथ के पास जो है नौकरी होनी चाहिए, उनके पास धंधा होना चाहिए, उनके पास पेशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ करने का उनके पास होना चाहिए, ताकि उनको विघटनकारी ताकतें जो है अपने ग्रिप में ना ले सकें। तो यूथ का एजिटेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं देश की आवाम से ये एक रिक्वेस्ट रखूँगा कि अब जो है बहुमत की सरकार है और एक बहुत ही स्वच्छ इंटीग्रिटी के पीएम है हमारे पास, जो कहीं से भी सिर्फ देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, स्वाहित कहीं नहीं है। तो इसलिए जो हमारा विपक्ष है, जो ड्रामे विपक्ष के हमने पिछली संसद में देखे, हर बात पे वॉकआउट करना, हर बात पे चिल्लाना और हर बात पे जो है रुकावट पेश करना, वो ना हो। क्योंकि मैंने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी, अगर इस तरीके से संसद चलाएंगे, देखिए आप अगर किसी चीज़ पे वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट का आपको अधिकार है, लेकिन जायज़ होना चाहिए। ट्रिपल तलाक पे डिसीजन नाजायज़ नहीं था, उस पे इतनी बहस हुई और उसके बाद भी उस विधेयक को पास नहीं होने दिया। इसी तरीके से डिमोनेटाइजेशन पे आपने जो क्रिटिसाइज़ किया, ये सारे पॉइंट जो हैं जो वाजिब हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा सरकार का जो निर्णय था, लेकिन उस पर भी जो है वॉकआउट किया गया, उस पर भी बहुत जो है आपका संसद में हो हल्ला किया गया। जो चीज़ें अच्छी हैं जिससे देश का, देखिए लीडरशिप में एक चीज़ होती है कि जो मिल रहा है, अपोजिशन जो है अगर कुछ कह रही है कि ये होना चाहिए, अगर 50% भी मिलता है तो जस्ट टेक 50% एंड देन फाइट फॉर द अनदर 50% जो आपको नहीं मिला। ये राजनीति का एक जो है अच्छा राजनीति का होगा, जो मिल रहा है उसको लो और बाकी के लिए फाइट करो। लेकिन आप जो देना चाहती है, जो सरकार करना चाहती है, उसको बिल्कुल ही सिरे से खारिज करके वॉकआउट करते हैं तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे, तो आपका मकसद कहीं से भी पूरा नहीं हुआ। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें करेक्शन जो आपने चाहे वो आस्ता आस्ता होंगे, लेकिन उसके लिए वॉकआउट करना ठीक नहीं था। ये मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, अब जो संसद में जितने भी नेता, क्योंकि अब तो बहुमत की सरकार है, फिर भी एक भी विपक्ष में बैठा व्यक्ति जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। अगर वो सही मुद्दे को उठाता है, अगर वो गलत मुद्दे को उठाता तो उसका कोई मायना नहीं है, विपक्ष भले ही 50-50 हो, लेकिन सही मुद्दा उठाएं, सरकार का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सरकार का जो समय है ये हमारा समय है और टाइम इज़ मनी। अगर आप समय खराब करते हैं देश का, तो आप देश के पैसे को खराब करते हैं। कितना कॉस्टली पड़ता है ये प्रोसीजर जो है।
तो इसलिए उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर ऐसे विपक्ष से ये प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा एजिटेशन जो देश को अस्थिर करे या जिसमें विघटनकारी ताकतें आके पार्टिसिपेट कर सकें, उसको हवा मत दें। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ संवेता जी, जिन्होंने कैची धाम से बताया कि अब आने वाले 5 साल खासकर मोदी सरकार के लिए कैसे रहने वाले और किन चुनौतियों का सामना पीएम मोदी को करना पड़ सकता है। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त और धर्म ज्ञान के साथ अपना प्यार हमें देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।